हिंदी लोक भारती कक्षा 9वीं में आपका सभी का स्वागत है। हम हिंदी का 6th लेसन जो कि निसर्ग वैभव ये कविता है पूरक पठन, इसका रिवीजन देखने वाले हैं। इस कविता में सुमित्रा नंदन पंत इनके जो कवि है, इसमें उन्होंने निसर्ग के बारे में बताया है। मतलब इस नेचर में, इस दुनिया में, इस प्रकृति में किस तरह की सुंदरता बिखरी पड़ी हुई है, और इस सुंदरता होने के बावजूद भी जो कि मनुष्य प्राणी है, जो इस जगत में सबसे सर्वश्रेष्ठ प्राणियों में से सर्वश्रेष्ठ है, मतलब जगत के सभी समस्त प्राणियों में से सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, वो असंतोष अहंकार को के कारण क्यों चिंतित रहता है, तो इसके बारे में इसमें उन्होंने बताया गया है। तो प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत जी प्रस्तुत कविता में पर्वतीय सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। साथ ही मानव संसार में व्याप्त असंतोष, अहंकार आदि को लेकर कवि चिंतित भी है। उनका कहना है कि जड़ संसार में चारों ओर सौंदर्य बिखरा पड़ा हुआ है, चारों ओर सुंदरता फैली हुई है, सभी जीव जंतु प्रसन्न है, सभी जो प्राणी है, पक्षी पंक्षी है, सब प्रसन्न है। फिर भी मनुष्य जो है जगत का समस्त प्राणियों में से सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। क्यों? छोटी छोटी बातों के कारण दुखी रहता है। इसके बारे में उन्होंने अभी बताया है। तो एक एक लाइन हम वापस से देखने वाले हैं। इससे पहले हम उनका परिचय देखेंगे। जन्म 20 मई 1900 कौसानी उत्तराखंड में, मृत्यु उनकी 28 दिसंबर 1977। परिचय: पंत जी छायावादी युग के स्टार स्तंभ में से एक हैं। वे प्रकृति के साथ साथ मानव सौंदर्य और आध्यात्मिक चेतना के भी कुशल कवि हैं। उनकी प्रमुख कृतियां हैं वीणा, गुंजन, पल्लव, ग्राम्या, चिदंबरा, कला और बूढ़ा चांद आदि ये काव्य संग्रह है। हार उपन्यास है। 60 वर्ष एक रेखांकन ये आत्मकथात्मक संस्मरण है। अभी इस कविता में, इसे शुरू में मैंने बताया, तो इस कविता में या फिर इस निसर्ग वैभव इस कविता में उन्होंने किसके बारे में बताया है? पद्य के संबंधी रस की अनुभूति कराने वाली, सुंदर अर्थ प्रकट करने वाली, हृदय की कोमल अनुभूतियों का साकार रूप कविता है। अभी कविता किसको बोलते हैं उसके बारे में उन्होंने बताया कि जो रस की अनुभूति कराती है और उसका सुंदर अर्थ प्रकट करती है, और हृदय को कोमल अनुभूतियों को साकार रूप, जिसको कविता कहते हैं। प्रस्तुत रचना में प्राकृतिक वैभव, सौंदर्य, निसर्गरम में अनुभूति, उदात्तता, आध्यात्मिकता, अद्भुत भाषा, प्रभाव एवं वर्णन शैली का साक्षात्कार होता है। तो इस कविता में उन्होंने प्राकृतिक वैभव, जो कि इतना बड़ा इतना वैभवशाली है और इतना सुंदर है, निसर्गरम्य है, इसके बारे में उन्होंने इसमें वर्णन किया हुआ है। हम अभी एक एक पैराग्राफ देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे शब्दार्थ भी बताया गया है। कविता पढ़ता हूँ मैं। कितनी सुंदरता बिखरी प्राकृतिक जगत में, ईश्वर टपक रही गिरी शिखरों से झर, लौट रही घाटी में, लिपटी धूप छाह में, निस्वर। निस्वर मतलब बिना आवाज किए, नी का मतलब है नहीं, और स्वर का मतलब होता है आवाज। तो कवि कहते हैं, कवि सुमित्रानंदन पंत कहते हैं कि हे ईश्वर, इस प्राकृतिक जगत में कितनी सुंदरता बिखरी पड़ी हुई है, कितना सुंदर अपना ये प्रकृति है, पृथ्वी जो है अपनी कितनी सुंदर है, निसर्ग कितना सुंदर है। और इसमें वो बोल रहे हैं कि टपक रही गिरी शिखरों से झर, मतलब गिरी शिखरों पर, घाटियों में कहीं धूप है तो कहीं छाया पसरी हुई है, लौट रही है घाटी में, लिपटी धूप छाह में, निस्वर।
और अभी कवि कहते हैं कि हे ईश्वर, इस प्राकृतिक जगत में कितनी सुंदरता बिखरी हुई है। गिरी शिखरों पर, घाटियों में कहीं धूप है तो कहीं छाया पसरी हुई है। अनिल स्पर्श से पुलकित तृणदल, बहती सीमाहीन सुलक्षण संगीत स्रोतसी, अहरह वन भूमरमर। अभी अनिल का मतलब होता है पवन, वायु, हवा। तृणदल यानी कि तिनकों का समूह। लक्षण यानी कि मधुर, मीठी। अरहर, अहरह एक्चुअली अहरह है वो, प्रतिदिन, हर दिन, डेली। मरमर, पत्ते हिलने का स्वर। जैसे ही पेड़ के पत्ते हिलते हैं ना, तो एक आवाज आती है, उसको मरमर बोलते हैं। तो कवि कहते हैं कि वायु के स्पर्श से तृणदल क्या हो रहे हैं? पुलकित हो रहे हैं। तृणदल पुलकित हो रहे हैं। पुलकित यानी कि प्रसन्न। तो अनिल स्पर्श से क्या होते हैं? तृणदल जो होते हैं पुलकित हैं। और हवा बहने से, वायु बहने से, बहती सीमाहीन, जो कि हवा सीमाहीन, उसको कोई सीमा नहीं रहती। वो हवा जो है वो हमेशा बहती रहती है, उसकी कोई सीमा नहीं रहती। तो वह वायु के बहने से प्रतिदिन वन भूमि में पत्तों की हिलने से जो होने वाली मरमर की ध्वनि है वो बहुत मधुर जैसी प्रतीत होती है। लक्षण, मधुर संगीत स्रोतशी, अहर वन भूर भू मरमर। पत्ते हिलने से जो आवाज आती है हर दिन, तो उससे क्या होती है? एक म्यूजिक बनता है। संगीत यानी कि एक म्यूजिक बनता है, और वो बहुत ही अच्छा लगता है। तो कवि कहते हैं कि जैसे ही वायु बहती है, जैसे ही हवा बहती है, तो क्या होता है कि एक मधुर, पत्ते के हिलने से एक मधुर आवाज आती है, वो बहुत ही मीठी और अच्छी लगती है। फूलों की ज्वालाएं आंखें करती शीतल, मुकुल अधर मधु पीते, गुंजन भर मधुकर। अभी कवि कहते हैं कि वायु चलने से पत्ते हिलते हैं, और उनके पत्ते हिलने से जो आवाज आती है, म्यूजिक, ध्वनि प्रतीत होती है, ध्वनि निकलता है, बहुत ही अच्छा संगीत जैसा प्रतीत होता है। और फूलों को फूलों की जो सौंदर्यता होती है वो नेत्रों की यानी कि आंखों की शीतलता प्रदान करती है। अपने फूलों की शोभा नेत्रों को क्या करती है? शीतलता प्रदान करती है। और भौरों के दल गुंजन करते हुए कलियों का रस पी रहे हैं। गुंजन भर मधुकर, मधुकर यानी कि भौरा, अधर यानी होठ, मुकुल यानी कली। कि फूलों को आपने देखा होगा कहीं बगीचे में वगैरह, कि फूलों के ऊपर क्या मंडराते रहते हैं? हमेशा भौरे मंडराते रहते हैं, और वो उन फूलों में से हनी जो होते हैं वो पीते हैं, उनका रस जो पीते रहते हैं। और उनकी फूलों की जो सुंदरता होती है, उसका जो सौंदर्य होता है वो क्या करता है? जैसे अपन देखते हैं फूलों को, तो अपने को बहुत ही मीठा अच्छा लगता है। जैसे कवि बोलते हैं, कवि सुमित्रानंदन पंत बोलते हैं कि हमारे नेत्रों को क्या करते हैं? वो शीतलता प्रदान करते हैं। तो फूलों की ज्वालाएं आंखें करती शीतल, मुकुल अधर मधु पीते, गुंजन भर मधुकर दल। तो कवि कहते हैं कि फूलों की शोभा नेत्रों को शीतलता प्रदान करती है, और भौरों के दल गुंजन करते हुए कलियों का क्या कर रहे हैं? रस पी रहे हैं। तितली उड़ती दूर, कहीं पल्लव छाया में, रुक रुक गाती वन प्रिय कोयल। की और उसमें ये भी है कि बीच बीच में क्या कर रही हैं? तितलियां भी उड़ रही हैं, और दूर कहीं घने वृक्षों के मध्य मधुर स्वर में कोयल गा रही है। रुक रुक गाती वन प्रिय कोयल, पल्लव यानी कि कोमल पत्ते। तो निसर्ग में, इस प्रकृति में हमेशा ऐसे होता रहता है कि भौरों के ऊपर, सॉरी, फूलों के ऊपर भौरों के दल गुंजन करते हुए कलियों का क्या कर रहे हैं? रस पीते हैं। और उसके बीच में तितलियां भी उड़ती रहती है।
और कहीं दूर घनी वृक्षों पर बैठे हुए कोयल क्या कर रही है, मधुर स्वर में, अपने मीठे स्वर में गा रही है। जो कि आपने सुना रहेगा कि कोयल की जो आवाज होती है बहुत ही मीठी होती है। सब पंक्षियों में से उसकी आवाज जो होती है वो बहुत ही मीठी होती है, और वो हमेशा हर दिन वो गाती रहती है। तो कभी कहते हैं कि इस निसर्ग में तितलियां तो उड़ ही रही है, भौरों का दल जो कोई कलियों का रस पी रहे हैं, और उसी समय उसी दूर कहीं घन वृक्ष में क्या कर रहे हैं, मधुर स्वर में कोयल गा रही है। लेटी नीली छायाएं कृश रवि किरणों में गुम्फित, दुरारोह भांति ढाले निश्चल तरंग सी स्तंभित। यहाँ पे कुछ शब्द अर्थ दिए हुए हैं। कृश यानी कि दुर्बल, गुम्फित यानी कि गुंथा हुआ, दुरारोह यानी कि ताड़ का पेड़ जो कि सबसे ऊंचा होता है, निश्चल यानी कि स्थिर, और स्तंभित यानी दोनों भी स्थिर स्थिर अर्थ है उसका। तो कभी कहते हैं कि रवि जो होता है, रवि यानी कि सूरज, सन, उसकी कोमल किरणों में गुंथियां छाया लंबे ताड़ों पर पड़ रही है, और वह स्थिर है। और क्या कर रहे हैं, तो जो किरणें होती हैं वो क्या होती हैं, ये अरारोह दुरारोह यानी कि ताड़ के ताड़ का हेलो, आवाज आ रही है? एक मिनट, हाँ, हेलो, 1 मिनट, हाँ, थोड़ा सा डिस्टरबेंस है। ओके। तो कभी कहते हैं कि जैसे ही रवि की किरणें होती हैं वो क्या करती हैं, तारों के पैर पर ही पड़ती है, और सूरज की स्वर्णिम, स्वर्णिम यानी कि सूरज की जो सुबह वाली अच्छी किरणें होती है वो कैसी होती है, स्वर्णिम यानी कि गोल्डन कलर की होती है। वो कीड़ी शुक्र पर पड़ती है, और वो ऐसा लगता है कि उनका ही वो क्या कर रहे हैं, अभिनंदन कर रही हैं। रवि कुश किरणों में गुम्फित दुरारोह भांति ढाले निश्चल तरंग सी स्तंभित। तो जैसे ही सूरज की किरणें गिरती है तो पहली ऊंचे पेड़ों पर गिरती है, और वो स्थिर है ऐसा बोल रहा है। स्वर्ण भार गिरी सर्वप्रथम, यहाँ पे देखो। और जैसे ही सूरज की पहली किरणें जो होती हैं वो सुंदर और कोमल एकदम अच्छी होती है, और वो गोल्डन कलर की होती है, वो शुरू में ही वो क्या करते हैं, गिर शिखर पर ही गिरती है। करती उषा अभिनंदन, उषा यानी कि सुबह, सुबह का वो अभिनंदन करती है, ऐसा सुमित्रा नंदन पंत कहते हैं। सांझ यहीं सोती छिप निर्जन में कर संध्या वंदन। और जैसे ही शाम होती है, वो शाम के समय में क्या करती है, वही किरणें छिप कर क्या हो जाती हैं, सो जाती हैं। निर्जन में कर संध्या वंदन, निर्जन यानी कि वीरान, जनहीन, जहाँ पे कोई नहीं है ऐसा। तो कभी कहते हैं कि जैसे ही सूरज की पहली किरणें आती हैं तो वो क्या करती है, पहली तो ताड़ों के पेड़ पर गिरती हैं और वह स्थिर हैं। उसके बाद जो कि सूरज की स्वर्णिम किरणें हैं वो सर्वप्रथम ऊंचे गिरी पर्वत शिखरों पे सबसे ऊंचे रहते हैं, इसके लिए क्या करते हैं, वो उन पर गिरती है, और वैसा ऐसा लग कभी कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि वो अभिनंदन कर रहे हैं। और जैसे ही सांझ होती है वैसे ही यहाँ जनहीन वनों में क्या करते हैं, संध्या वंदन करके छिप कर सो जाती है, ऐसा लग रहा है। स्वर्ण यानी कि गोल्डन कलर की।
आगे देखते हैं। अपलक तारापथ शशिमुख का बनता लेखा दर्पण, यही शैल कंधों पर सोया जगता गंध समिरण। अभी कवि कहते हैं कि अपलक यानी कि बिना पलक झपकाए, शैल यानी कि पर्वत, समीरण यानी कि पवन। तो कवि कहते हैं कि रात्रि में आकाश में अगणित तारे और चंद्रमा दर्पण जैसे लगते हैं। अपलक तारापथ शशिमुख का बनता लेखा दर्पण, शशि यानी कि चंद्रमा। तो कवि कहते हैं कि रात में हमने भी अनुभव किया है कि रात में आकाश में क्या होते हैं, तारे होते हैं और चंद्रमा भी बनता है। तो रात्रि में आकाश में अगिनत तारे होते हैं, बहुत सारे स्टार्स होते हैं, और चंद्रमा जो कि दर्पण जैसे लगता है, ऐसे कवि सुमित्रानंदन पंत कहते हैं। यही शैल कंधों पर सोया जगता गंध समिरण, और यह खिला हुआ सौंदर्य यह यही पर्वतों में कंधों पर सोई हुई सुगंधित वायु जग जाती है। यही शैल कंधों पर सोया जगता गंध समिरण। तो रात्रि के समय में आकाश में बहुत सारे तारे होते हैं और चंद्रमा जो कि दर्पण जैसे लगता है, और यही पर्वतों के कंधों पर सोई हुई सुगंधित वायु जग जाती है। हाँ, आगे देखते हैं। सद्य स्फुट सौंदर्य राशि सम्मोहन भरती मन में, कितना विस्मयकर वैचित्र्य भरा पर्वत जीवन में। और कवि कहते हैं, कवि सुमित्रानंदन पंत और भी कहते हैं कि समोन यानी कि मोहित करने वाला, विस्मय कारक यानी कि आश्चर्यजनक, वैचित्र यानी कि अनोखापन, वैचित्र यानी कि अनोखापन। तो कवि कहते हैं कि जैसे ही हम रात के समय में आते हैं तो आकाश में चांद तारे दिखते हैं। हाँ, यह जो सौंदर्य होता है, सद्य स्फुट सौंदर्य राशि, यह जो भरा पड़ा हुआ सौंदर्य है, वो क्या करता है, हमें मोहित करता है। सम्मोहन, सम्मोहन भरती मन में, ये इतना बड़ा अच्छा सौंदर्य होता है, निसर्ग का सौंदर्य इतना अच्छा है कि हमें क्या करता है, सम्मोहित करता है, मोहित करता है। यह खिला हुआ सौंदर्य मन को क्या करता है, मोहित करता है। और कितना विस्मयकारक विचित्र भरा पर्वत जीवन में, और इस पर्वत जीवन में बहुत ही अच्छा सौंदर्य, और वो विचित्र अलग अलग पर्वत प्रदेश के जीवन में कितनी आश्चर्यजनक विचित्रताएं होती है। तो प्रकृति पर्वतीय जो प्रदेश होते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं, वो एक सुषमा का क्या होता है, भंडार होते हैं। जिधर वह दूसरी जाती है बस देखते ही रहने का मन करता है। कि हमें पर्वतीय प्रदेश जो होता है, पर्वतीय जो प्रदेश होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। आप जहाँ पे नजर डालो वहां पे पेड़ दिखते हैं, बस देखते रहने को उनको मन करता है। कहीं वादियां हैं तो कहीं गहरी घाटियां, कहीं धरती की प्यास बुझाने के लिए ऊंचे ऊंचाई से गिरते झरने दिखाई देते हैं। कि पर्वतीय जो प्रदेश होता है वो आप जहाँ भी नजर डालो वहां पे अपने को ये सब चीजें दिखने, पेड़ पौधे, वादियां, गहरी घाटियां, और धरती के प्यास बुझाने वाले झरने ऊंचे ऊंचाई से गिरते हुए हमें दिखते हैं। और कलकल बहती नदियां भी हैं। कहीं बादलों के टुकड़े हरी भरी वादी में उतरकर अटखलियां करती हैं, तो कहीं घने हरे भरे क्या होते हैं, जंगल दिखते हैं। आसमान से बातें करते हैं ऊंचे ऊंचे वृक्ष, जैसे कि ताड़ के वृक्ष होते हैं बड़े बड़े, वो जैसे कि आकाश से बातें कर रहे हैं, आसमान से बातें कर रहे हैं ऐसे लगता है। और इसी जंगलों में, इसी पर्वतीय प्रदेशों में क्या होता है कि जंगलों की कोयल की मीठी कूक गूंजती है, और यहाँ वन्य जीवन वैभवपूर्ण संसार होता है। यहाँ उन्हें मनुष्य की क्रूरता का कोई सामना नहीं करना पड़ता। तो ये सब पर्वतीय प्रदेश में होता है।
क्यों? क्योंकि वो इतना विस्मयकर विचित्र होता है कि पर्वतीय जीवन में वो बहुत ही अच्छा लगता है। तो कवि सुमित्रानंदन पंत कहते हैं कि इस सृष्टि में, पर्वतीय प्रदेश में बहुत ही अच्छा उनका जो जीवन होता है वो बहुत ही आश्चर्यकारक होता है, आश्चर्यजनक होता है। खग चखते फल, कुतर रहे गिलहरियां, कोम्पल वन पशु सब लगते प्रसन्न परिचित मरकत आंगन में। खग यानी कि पक्षी। अभी क्या होता है कि इस पर्वतीय प्रदेश में बहुत सारे पशु पंक्षी भी रहते हैं, तो क्या कहते हैं, वह पक्षी फल खाते हैं और गिलहरियां जो होती हैं वो फूलों को क्या करती हैं, कुतरती रहती है। और वन में यह रहने वाले पशु इस मरकत देश से आंगन में प्रसन्न दिखाई पड़ते हैं। तो यही कवि का कहना है कि इस प्रकृति में, इस निसर्ग में बहुत सारा सुंदरता बिखरी पड़ी हुई है। जैसे कि उन्होंने पर्वतीय सौंदर्य के बारे में बताया कि पर्वतीय प्रदेश जो होते हैं बहुत ही सुंदर होते हैं, उनकी जो सुंदरता होती है बहुत ही अच्छी होती है। वो आप पर्वतीय प्रदेश में जहाँ नजर डालो वहां पे आपको सब पेड़ पशु पंक्षी और वादियां, घाटियां, बहते हुए झरने, नदी, ये सब दिखाई पड़ते हैं। और आप देखते रहते हैं कि जब भी देखते हैं तो वो कभी कहते हैं खग सकते फल, जो पक्षी होते हैं वो क्या करते हैं, फल खाते हुए नजर आते हैं। और गिलहरियां जो होती हैं वो कोम्पल यानी कि जो कोमल फल होते हैं, पत्ते होते हैं, उनको क्या करती हैं, कुतरती रहती है। और वन में रहने वाले पशु इस मरकत जैसे आंगन में, मरकत यानी कि पन्ना, आंगन, मरकत जैसे आंगन में क्या करते हैं, प्रसन्न दिखाई पड़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। स्वाभाविक यदि मुझे याद आता ईश्वर इस क्षण में, जड़ जग इतना सुंदर जब, चेतन जग में क्या कारण रहता अहरह जो, विषन्न जीवन में जीवन मन का संघर्षण। अभी कवि कहते हैं कि स्वाभाविक है, स्वभाव है मनुष्य का, विषण यानी कि चिंतित, संघर्षण यानी कि स्पर्धा, विश्लेषण यानी कि पृथक करना, ठीक है। तो कवि कहते हैं कि इतना सब सौंदर्य बिखरा पड़ा हुआ है, इतनी सब सुंदरता है इस निसर्ग में, फिर भी मनुष्य जो है वो क्या है, हमेशा अपने आप से झगड़ते रहता है। ईश्वर, मुझे ऐसे क्षणों में मनुष्य जगत का ध्यान आता है, जड़ संसार में इतना सौंदर्य बिखरा पड़ा हुआ है, क्या कारण है जो कि मनुष्य जो है हमेशा प्रतिदिन चिंता और संघर्ष करता रहता है, उनकी छाया में रहता है। तो कवि का कहना है कि निसर्ग इतना सुंदर है, इसका वैभव इतना सुंदर है, और फिर भी मनुष्य जो है वो हमेशा चिंतित और संघर्ष में जीवन बिताता है। ऐसा क्यों है? यदि मुझे याद आता ईश्वरी क्षण में, जड़ जग इतना सुंदर जब, चेतन जग में क्या कारण, तो इसका कारण क्या रहेगा, ऐसा कवि कहते हैं। क्या कारण है जो बुद्धिमान, इतना बुद्धिमान, जो कि समस्त प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ माना जाने वाला मनुष्य प्राणी, इतना टेंशन में टेंशन में क्यों रहता है, इतना चिंतित क्यों रहता है, हमेशा वो स्ट्रगल यानी कि संघर्ष क्यों रहता है, वो अभी कवि कहते हैं कि इसी क्षण मुझे याद आना आता है और मुझे ध्यान आता है मनुष्य जगत का कि ये प्रकृति इतनी अच्छी है, इतना संसार इतना सौंदर्य है, इतनी अच्छा है, फिर भी कौन सा कारण है जो मनुष्य, बुद्धिमान मनुष्य है, वो जीवन में प्रतिदिन चिंता और संघर्ष में रहता है। मनुष्य प्रकृति का करना फिर नव विश्लेषण संश्लेषण, ईश्वर का प्रतिदिन नर, अभिशापित हो उसका जीवन, लगता अपने शुद्र अहंता ही में सीमित
केंद्रित, छिन्न हो गया विश्व चेतना से, मानव मन निश्चित। तो कवि कहते हैं कि इतना सब होने के बावजूद भी मनुष्य प्राणी जो है इतना सौंदर्य, निसर्ग इतना सुंदर है, फिर भी मनुष्य प्राणी जो है वो चिंतित क्यों है। हमें मानव प्रकृति का पुनः विश्लेषण करना होगा। कवि कहते हैं, कवि तो सुमित्रानंदन पंत कहते हैं कि इतना सब है फिर भी मनुष्य प्राणी जो है चिंतित क्यों है, मनुष्य यानी कि मनुष्य, तो उसका क्या होना चाहिए, विश्लेषण, संश्लेषण यानी कि मिलाना। अभिशापित यानी कि जिसे अभिशाप मिला हो, शुद्र यानी कि तुच्छ, अहंता यानी कि अहंकार। तो कवि कहते हैं कि हमें मानव प्रकृति का पुनः विश्लेषण करना होगा। पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि मनुष्य क्यों ऐसा शापग्रस्त जीवन व्यतीत कर रहा है, अभिशापित हो उसका जीवन। अभी कवि कहते हैं कि पृथ्वी पर एक ही प्रतिनिधि जो ईश्वर का प्रतिनिधित्व कर रहा है, मनुष्य। मनुष्य क्या कर रहा है इस पृथ्वी पर, ईश्वर का प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो वो इतना ऐसा शापग्रस्त जीवन क्यों व्यतीत कर रहा है, उसका हमें विश्लेषण करना होगा और संश्लेषण करना होगा। लगता अपनी शुद्र अहंता में ही सीमित, केंद्रित, और ऐसे लगता है कि वह अपने तुच्छ अहंकार में ही सीमित हो गया है, स्व केंद्रित हो गया है, केंद्रित स्व केंद्रित हो गया है, और छिन्न हो गया विश्व चेतना से, मानव मन निश्चित। पूरी वसुधा एक परिवार है, ऐसी धारणा उसके मन से समाप्त हो गई है। कवि कहते हैं, कवि सुमित्रानंदन पंत कहते हैं आगे कि अभी मनुष्य इतना अभिशापित खुद मान रहा है कि ऐसा लगता है कि उसका जो अपना तुच्छ अहंकार में सीमित हो गया है, स्व केंद्रित हो गया है। मनुष्य जो है अपने तुच्छ अहंकार में ही क्या हो गया है, सीमित हो गया है, स्व केंद्रित हो गया है। और पूरी जो वसुधा है, पूरी जो पृथ्वी है, पूरा जो संसार है, वो एक ही है, ऐसी जो धारणा है, ऐसी जो उसका विचार है, वो क्या हो गया है, समाप्त हो गया है, ऐसा उनको लगता है। तो कवि ने प्रस्तुत कविता में यही कहा है कि प्रकृति में इतनी सारी सुंदरता भरी पड़ी हुई है, फिर भी मनुष्य जो है संसार में व्याप्त असंतोष, अहंकार आदि के लेकर बहुत ही चिंतित है। और उनका यही कहना है कि जड़ संसार में चारों ओर सौंदर्यता बिखरी पड़ी हुई है, सभी जीव जंतु प्रसन्न है, तो फिर इस मनुष्य जो है, जो जगत का समस्त प्राणियों में से सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, वो छोटी छोटी कारणों से क्यों दुखी रहता है, यही उनका कहना है। और अभी कवि और एक बात कहते हैं इस कविता के माध्यम से। कविता का यही मैसेज है, यही संदेश है। कवि सुमित्रानंदन पंत कहते हैं कि कविता से हमें यह संदेश मिलता है कि मनुष्य को अपने व्यवहार का विश्लेषण करना चाहिए कि क्यों वह सदैव चिंताग्रस्त रहता है। उनका कवि का कहना है कि इस कविता के माध्यम से वो कहते हैं, एक संदेश देते हैं, एक मैसेज देते हैं कि मनुष्य के जो है अपने व्यवहार में, और व्यवहार जो भी वो कर रहा है, वो उसका क्या करना चाहिए, विश्लेषण करना चाहिए कि वो अपना सदैव हमेशा चिंताग्रस्त क्यों रहता है, हमेशा टेंशन में क्यों रहता है, संघर्ष रहता है, वो हमेशा स्ट्रगल क्यों करता रहता है अपने आप से। मनुष्य इस सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, जैसे कि शुरू में बताया कि कवि का यही कहना है कि मनुष्य जो है वो बहुत ही इस पूरी दुनिया में, इस पूरे संसार में, इस पूरी प्रकृति में
सर्वश्रेष्ठ माना जाने वाला, समस्त प्राणियों में से सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, उसे ईश्वर ने बुद्धि दी है, कल्पना और तर्क शक्ति दी है। और विशेष ये है कि मनुष्य यह जो है कि बुद्धिमान मनुष्य है, और उसको कितनी सब अच्छी बुद्धि है, उसके पास कल्पना करने की ताकत है, उसको तर्क शक्ति है उसके पास। वो अपनी इन विशेषताओं का से अपनी इन्हीं विशेषताओं के प्रयोग से कंधारों और जंगलों में रहने वाले मनुष्य आज न केवल चांद पर पहुंच गया है, बल्कि मंगल ग्रह बसने की तैयारी भी कर रहा है। और वो इतना बुद्धिमान है कि वो अभी चांद पर तो पहुंच ही गया है, और अभी मंगल पर भी बसने की तैयारी कर रहा है। इतना वो बुद्धिमान है। ऐसा मनुष्य क्यों दुखी है? और आगे का कवि सुमित्रानंदन कहते हैं कि इतना होने के बावजूद भी वो दुखी क्यों है? मनुष्य को अपनी स्व केंद्रितता तथा अपना अहंकार छोड़कर वसुध वसुधैव कुटुंबकम की भावना अपनानी चाहिए। तो कवि इस कविता के माध्यम से कहते हैं कि मनुष्य है जो सर्वश्रेष्ठ है, बुद्धिमान है, तो वो हमेशा चिंताग्रस्त क्यों है, उसका उसको विश्लेषण करना चाहिए, ना कि ऐसा सर्वश्रेष्ठ होने के कारण जो कि ईश्वर का प्रतिनिधित्व कर रहा है, इसके लिए उनको मनुष्य को जो हमेशा अच्छा रहना चाहिए, इस प्रकृति का, इस सुंदरता का लाभ लेना चाहिए। इसी माध्यम से कवि इस कविता के माध्यम से यही संदेश देते हैं। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन है। सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए, जो कि अपने टेक्स्ट बुक के आगे ही है। पहला प्रश्न है, देखो, कविता में आए प्राकृतिक सौंदर्य के घटक। अभी इस कविता में जो प्राकृतिक घटक आए हुए हैं वो लिखना है। तो पहला वाला तो क्या है? पुलकित तृणदल। पहला वाला, इसमें 4 लिखना है, 4 बॉक्सेस है तो 4 लिखना है। ठीक है, तो पहले बॉक्स में क्या आएंगे? पुलकित तृणदल। दूसरा है गिरिशिखर, फूलों की ज्वालाएं और तितलियां। ये सब क्या है? कविता में आए प्राकृतिक सौंदर्य के घटक। पुलकित तृणदल पहला वाला, दूसरा वाला गिरिशिखर, तीसरा जो है वो फूलों की ज्वालाएं, और चौथा है तितलियां। दूसरा प्रश्न है, कविता में पंक्तियों को उचित क्रम के अनुसार लिखकर प्रवाह तख्ता पूर्ण कीजिए। यहाँ पे 4 लाइनें दी हुई हैं, उसको क्रम के अनुसार लिखना है। ठीक है, तो पहला जो है, मैं एक प्रश्न पढ़ता हूँ, उसके बाद आंसर देता हूँ। परिचित मरकत आंगन में, पहला वाला है। दूसरा है अभिशापित हो उसका जीवन। तीसरा है अनिल स्पर्श से पुलकित तृणदल। और चौथा है निश्चल तरंग सी स्तंभित। तो इसमें पहला वाला जो है वो क्या आएगा? पहला वाला आएगा अनिल स्पर्श से पुलकित। ठीक है, तो ये वाला फर्स्ट आएगा। ठीक है, अनिल स्पर्श से। उसके बाद निश्चल तरंगसी, ये वाला चौथा वाला दूसरा आएगा। उसके बाद है अभिशापित हो उसका जीवन, ये तीसरा। और ये परिचित मरकत आंगन में, ये चौथा वाला आएगा। ठीक है, तो ये है इसके क्रम, उचित क्रम में। पहला आएगा अनिल स्पर्श से पुलकित तृणदल, दूसरा आएगा निश्चल तरंग से स्तंभित, तीसरा आ गया अभिशापित हो उसका जीवन। ठीक है, और चौथा आएगा लास्ट वाला जो है परिचित मरकत आंगन में।
ठीक है, तो ये था अपने क्वेश्चन से। ओके, और उसके आगे भी और क्वेश्चन से। ठीक है, और अभी इस कविता के में और एक क्वेश्चन आ सकता है कि अ, पर्वतों में प्राकृतिक सुषमा विषय पर अपने विचार लिखिए। ऐसा स्वमत या फिर भावार्थ स्वमत लिखने के लिए आ सकता है। तो उसका मैं आंसर बताता हूँ। ठीक है, प्राकृतिक पर्वतों में प्राकृतिक सुषमा के विषय पर अपने विचार लिखना है। पर्वत के बारे में, पर्वतीय जो प्रदेश होते हैं उसके बारे में अपना विचार लिखने हैं। ठीक है, तो पर्वतीय जो प्रदेश होते हैं मैंने बीच में भी बताया था, फिर भी एक बार और सुन लो कि पर्वतीय प्रदेश जो होते हैं बहुत ही अच्छे होते हैं। तो उसका आंसर किस प्रकार लिख सकते हैं? तो पर्वतीय प्रदेश प्राकृतिक सुषमा का क्या होते हैं? भंडार होते हैं। जिधर भी दृष्टि जाती है बस देखते रहने को मन करता है। कई वादियां हैं तो कई गहरी घाटियां हैं। कहीं धरती की प्यास बुझाने के लिए ऊंचाई से गिरते झरने दिखाई देते हैं, तो कहीं कल कल बहती नदियां भी है। कभी बादलों के टुकड़े हरी भरी वादियों में उतरकर अटखेलियां करती हैं। कहीं हरे भरे जंगल, घने जंगल है। आसमान से बातें करते ऊंचे ऊंचे वृक्ष है। उन जंगलों में कोयल की मीठी को गूंजती रहती है। वन्य जीवों का वैभवपूर्ण संसार होता है, जहां उन्हें मनुष्य की क्रूरता का सामना नहीं करना पड़ता। भांति भांति के फूलों पर मंडराती तितलियां गुंजार करते मधुकर अलग की समा बांधे रखते हैं। चारों ओर हरियाली का साम्राज्य होता है, प्रदूषण रहित वातावरण होता है। और ये पर्वतीय प्रदेश जो होते हैं बहुत ही सुंदर होते हैं। इनके बारे में बताया है कि जहाँ पे आपकी दृष्टि पड़ती हो वो उसको मन देखने को ही मन करता रहता है। और कहीं वादियां हैं तो कहीं घाटियां हैं। कहीं झरने बह रहे हैं, ऊंचाई से बहते झरने हैं तो कहीं नदियां बहती हैं। और हरे भरे घने जंगल होते हैं, ऊंचे ऊंचे वृक्ष भी होते हैं। और इसी बीच में कोयल की मीठी गूंज भी सुनाई पड़ती है। तो ये सब जो वातावरण होता है वहाँ का, जो पर्वतीय प्रदेश का जो वातावरण होता है बहुत ही सुंदर होता है। वो प्रदूषण रहित होता है, वहाँ पे कोई वातावरण प्रदूषित नहीं होता है, वो बहुत ही अच्छा होता है। और एक इसमें क्वेश्चन से, ठीक है, कविता द्वारा प्राप्त संदेश जो मैंने बताया, फिर भी एक बार सुन लो कि इस कविता के माध्यम से कौन सा संदेश अपने को मिलता है। तो कविता के माध्यम से सुमित्रा नंदन पंत कहते हैं कि कविता से हमें यह संदेश मिलता है कि मनुष्य को अपने व्यवहार का विश्लेषण करना चाहिए कि क्यों वह चिंताग्रस्त, सदैव चिंताग्रस्त रहता है, संघर्षत रहता है। मनुष्य इस सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। उसे ईश्वर ने बुद्धि दी है, कल्पना और तर्क शक्ति दी है। अपनी इन्हीं विशेषताओं के प्रयोग से कंदारियों और जंगलों में रहने वाला मनुष्य आज केवल चांद पर पहुंच गया है। न केवल चांद पर पहुंच गया है बल्कि मंगल ग्रह पर बसने की तैयारी कर रहा है। ऐसा मनुष्य क्यों दुखी है? मनुष्य को अपनी सर्व केंद्रिकता तथा अपना अहंकार छोड़कर वसुदेव कुटुंबकम की भावना अपनानी चाहिए। तो इस माध्यम से कवि कहते हैं कि मनुष्य हमेशा चिंताग्रस्त क्यों रहता है, उसका उन्होंने क्या करना चाहिए? विश्लेषण करना चाहिए। और मनुष्य जो है इस सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी माना जाता है, जो कि ईश्वर का प्रतिनिधित्व करता है। उसके पास बुद्धि है, तर्क शक्ति है। और इस के माध्यम से और इसी जोर पे वो इस जंगल में ही नहीं ताकि आज वो चांद पर भी पहुंच गया है और मंगल पर भी पहुंचने का, बसने की तैयारी कर रहा है। ऐसे मनुष्य दुखी क्यों है, उसका उसने खुद मनुष्य ने विश्लेषण करना चाहिए। और
हमेशा अहंकार जो है, ईगो, वो छोड़कर हमेशा वसुधैव कुटुंबकम की भावना अपनानी चाहिए। यह संदेश हमें इस कविता के माध्यम से मिलता है। तो ये थी हमारी कविता निसर्ग वैभव, जो कि सुंदर हमने सुमित्रा नंदन पंत जी ने लिखी है और वो आज हमने देखी है। ठीक है, तो इसी माध्यम से, कविता के माध्यम से, जो कि सुमित्रा नंदन पंत ने हमें कविता के द्वारा संदेश दिया है। ठीक है, होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू। हेलो, हेलो मिस, हेलो, आवाज आ रही है? उसके नीचे और भी कुछ क्वेश्चन है, वो आपको करना है। ठीक है, ओके, थैंक यू। हेलो, यस सर। हाँ,